बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएफ केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आपकी बुक में तो उसमें हमारे पास चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वाटर। कि वाटर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड देन टाइप्स ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम देखते हैं कि वाटर क्या है। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट वाटर। पानी के बगैर जिंदगी जो है ना, उसका वजूद मुमकिन नहीं है। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स 70 to 90% ऑफ वाटर। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनकी बॉडी में 70 से लेकर 90% जो है ना वो वाटर है। History tells that human settlement, which later grew into towns and cities, have also been related to availability of adequate water supply from river, well, spring and other source. वो कहते हैं कि अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हमें ये बताती है कि लोग जब से दुनिया में इंसान जमीन में आए थे, वहां से लेके बड़े बड़े शहरों तक जाने में हर जगह पर पानी बहुत ज्यादा मिकदार में उनके पास मौजूद था। तो कहाँ से लेते थे? रिवर से, वेल्स मीन कुओं से, स्प्रिंग चश्मों से एंड अदर सोर्स। पानी के जो है ना मुख्तलिफ सोर्स से, जहाँ पे लोग जो है ना पानी ले रहे थे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। पानी क्यों जरूरी है? वाटर इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑन अर्थ अबव ऑल अदर सोर्स। जितनी भी बाकी चीजें हैं, सबसे ज्यादा जो इस जमीन पर सर्वाइवल करने के लिए, लाइफ के लिए जरूरी है, वो पानी है। विदाउट वाटर देयर इज डिहाइड्रेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर पानी नहीं होगा तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बिकम severely impaired leading to death in a few days। तो हमारी बॉडी के जितना भी प्रोसेस हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मीन हमारी बॉडी के जितना भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे इम्पेयर मीन खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से चंद ही दिन में हमारी डेथ हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है कि मोर देन 1 बिलियन men and women and children do not have safe water to drink and therefore cannot live healthy life। अगर हम हेल्दी लाइफ की बात करते हैं तो इस जमीन पर 1 बिलियन से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं, बच्चे, वुमेन्स, मर्द, ठीक है, तमाम, जिनको पीने के लिए साफ पानी मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते। डेली almost 40,000 men, women and children die from directly related to drinking polluted water। अगर हम बात करते हैं कि डेली हमारी इस दुनिया में, इस पूरी के अंदर जो लोगों की डेथ होती है वो खराब पानी पीने की वजह से होती है। तकरीबन 40,000 लोगों की, ठीक है, एक दिन के अंदर पीने के साफ पानी ना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। मोस्ट फ्रेश water is utilized for agriculture that account for 70 of the total world use of fresh water। सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर होता है वो एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जो तकरीबन 70% इस पूरी दुनिया में जो फ्रेश वाटर होता है वो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। वाटर इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द लिविंग मैटर। तमाम जिंदा चीजें जितना भी है, पानी उनका एक अहम इज्जा है। 70% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन इज वाटर। इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इट इज द ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो क्या है, एक मीडियम के तौर पर काम करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो जो हम खाना शाना खाते हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स वगैरह, अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ थर्मोस्टेबिलिटी थ्रू हीट ट्रांसफर एंड वेपरेशन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो हीट की ट्रांसफर होती है, ठीक है, जो वेपरेशन होती है, हमें पसीना वगैरह आता है, जो कुछ भी होता है, जो ये सब कुछ चीज को मेंटेन रखने के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाटर की है। A daily supply of 200 to 400 लीटर is needed for standard family for hygienic point of view। अगर हम एक हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो तकरीबन 200 से लेके 400 लीटर तक डेली साफ पानी एक स्टैंडर्ड फैमिली के लिए जरूरी है। वाटर एलिमिनेट डिजीज एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितना ज्यादा हम पानी पियेंगे हमारी बॉडी से, उतनी डिजीज का खात्मा होगा और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ वाटर। पानी किस चीज से मिलके बनता है? अगर हम पानी की बात करें, पाते हैं पानी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, वो है H2O। इट्स मीन इसके अंदर हाइड्रोजन आयन जब मिलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन OH के साथ, तो उस वक्त हमारे पास पानी बनता है। H+ हाइड्रोजन आयन जब वो मिलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन OH के साथ, तो हमारे पास H2O मीन हमारे पास क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का है H2O। इट मींस दैट वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। फ्रॉम दिस फार्मूला एंड एटॉमिक वेट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो पानी का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है वो तकरीबन होता है 18 ग्राम। क्यों? 16 ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक का होता है 1। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। 2 + 16 इज इक्वल टू 18। सो हमारे पास जो पानी का मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 18। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूज ऑफ वाटर। द यूज ऑफ वाटर इंक्लूड, हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग करने के लिए, क्लींजिंग के लिए, ठीक है, क्लीनिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोवाइडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बिजली पानी से बनती है, इरिगेशन एंड रिक्रिएशन, चीजें जो बनती हैं, चीजों की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, ये सब कुछ इसमें पानी की जरूरत होती है। लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू मूव न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर जो हमारी न्यूट्रिशंस होती है, जो डाइट होती है, वो ट्रांसफर होती है थ्रू द वाटर, एंड इट हेल्प देम टू एक्सक्रीट वेस्ट एंड टॉक्सिन प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से जो वेस्ट एंड अदर टॉक्सिन मटेरियल्स वगैरह होती हैं वो रिमूव होते हैं वाटर के थ्रू। वाटर इज नेसेसरी इन मैनी केमिकल रिएक्शंस एंड लेबोरेटरी टेस्ट। बहुत जरूरी है सारी चीजों के लिए। वाटर इज आल्सो नेसेसरी फॉर मैनी मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है, इंक्लूडिंग डेंटल ट्रीटमेंट के लिए पानी की जरूरत होती है, डायलिसिस के लिए, इन तमाम चीजों के लिए पानी की जरूरत है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जिसको हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। हाइड्रो मीन पानी, हाइड्रोलॉजिक वाटर मीन वाटर साइकिल। इट इज द जर्नी ऑफ वाटर एट इज सर्कुलेट फ्रॉम द लैंड टू स्काई एंड बैक अगेन। पानी की एक पूरी सफर जो जमीन से वो आसमान की तरफ जाता है और फिर वहां से दोबारा जमीन की तरफ आता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल या साइकिल, वाटर साइकिल। The sun heat provide energy to evaporate वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। जब सूरज की रोशनी जमीन की सरफेस के ऊपर पड़ती है तो जो पानी होता है वो बुखारात की फॉर्म में उड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि प्लांट आल्सो लॉस वाटर टू एयर। पानी जो पौधों में होता है वो भी हवा में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। वाटर वेपर इवेंचुअली कंडेंस, आखिरकार क्या होते हैं, उनकी कंडेंसेशन होती है, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाते हैं इन क्लाउड्स, बादलों की सूरत में, एंड प्रेसिपिटेट एज रेन और स्नो, देन रेन या स्नोफॉल की सूरत में, देन दोबारा जमीन के ऊपर गिरते हैं। सम ऑफ द प्रेसिपिटेशन सॉक्स इनटू ग्राउंड, कुछ जो होते हैं वो जमीन पे आके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, पानी की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में गिरते हैं। सम अंडर ग्राउंड वाटर इज ट्रैप्ड बिटवीन रॉक एंड क्ले लेयर्स एंड दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। हमें पता है कि ग्राउंड वाटर जो जेर जमीन पानी होता है वो बेसिकली जितना भी नीचे मट्टी, रॉक, चट्टाने वगैरह होती है उनके लेयर से ऊपर की तरफ आता है। दिस साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन कॉल्ड साइकिल, वाटर साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस मीन टू फ्लो आउट इन फ्रेंच। फ्रेंच में हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है टू फ्लो आउट वाटर का। When some substance are exposed to air, जब कुछ हवा में जाते हैं, they lose water to atmosphere, तो वो एटमोस्फियर में पानी को लॉस करते हैं। Therefore reducing in weight, इसलिए उनका वेट कम हो जाता है। Solid that behave in this way are those with water of crystallization। कुछ सॉलिड जिस तरह सोडियम क्लोराइड वगैरह होता है, ठीक है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे वो एटमोस्फियर में जाते हैं वो वहां पे वाटर को लॉस करते हैं और उनके वेट में रिड्यूसिंग हो जाती है, मीन उनका वेट कम हो जाता है। The molecule of water of crystallization are partially or completely lost to atmosphere। मुकम्मल तौर पर एटमोस्फियर के अंदर उनका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उन तमाम सबस्टांस का वो उसका लॉस हो जाता है, एंड देयरफॉर मेकिंग देम लूज देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसीलिए वो अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्या करते हैं, लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2SO4 सोडियम सल्फेट, जिसमें 10H2 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब इसको हवा में एक्सपोज किया जाता है तो ये अपना सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देता है। उसके बाद है इस तरह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें भी 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये एक्सपोज होता है हवा में तो ये 9 अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को लॉस करता है, बाकी इसमें एक रह जाता है
जबकि FeSO4 फेरस सल्फेट, इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम इसमें को हवा में एक्सपोज करते हैं तो ये सारे के सारे अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, लॉस कर देता है। ठीक है। उसके बाद है हैग्रोस्कोपी। क्या, व्हाट इज हैग्रोस्कोपी? द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर। वो प्रोसेस जिसके थ्रू सब्सटेंट हवा से पानी को जज़्ब करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, उसको हम कहते हैं हैग्रोस्कोपी। बट नॉट इनफ टू फॉर्म सॉल्यूशन इज कॉल्ड हैग्रोस्कोपी। हैग्रोस्कोपी, ठीक है। ऐसे सब्सटेंट जो कि हवा से पानी को जज़्ब करते हैं लेकिन इतना नहीं होता पानी कि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, वो रहते तो पाउडर ही है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हद तक मॉइस्चर आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं हैग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल हाइड्रोस्कोपिक की हमारे पास है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सक्रोज एंड CuO, कॉपर ऑक्साइड। Also, certain liquid substance absorb water from the air to get diluted. कुछ हमारे पास वाटर के इस तरह के सब्सटेंट भी होते हैं, लिक्विड सब्सटेंट होते हैं जो कि हवा से वाटर को जज़्ब करने के बाद डाइल्यूटेड हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं हैग्रोस्कोपिक सब्सटेंट। फॉर एग्जांपल, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये hygroscopic substance absorbs so much moisture that can equation is formed, then substance become deliquescent. लेकिन अगर वो कहते हैं कि कुछ सब्सटेंट हाइग्रोस्कोपिक ऐसे होते हैं जितना ज्यादा मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम इस तरह के सब्सटेंट को कहते हैं कि वो डीलिक्विसेंट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डीलिक्विसेंट। This is when certain solid substance exposed to air absorb water to form the solution, उसको हम कहेंगे deliquescence। मीन कुछ ऐसे solid substance होते हैं जब हम उनको हवा में एक्सपोज करते हैं तो इतना ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं कि वो सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड जिसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, FeCl3, फेरिक क्लोराइड, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। Substance which absorb water from the air can use as a drying agent for gases। उस ऐसे सब्सटेंट जो कि हवा से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं देन वो सॉल्यूशन बनाते हैं, वो हमारे पास कुछ ड्राई एजेंट के तौर पर भी हम उनको यूज कर सकते हैं गैसेस के लिए, जो गैसेस से वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है, इसमें है कैल्शियम क्लोराइड एंड जो होती है फास्फोरस ऑक्साइड कैन बी यूज टू ड्राई गैसेस बट नॉट अमोनिया। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू ड्राई द HCl। HCl को ड्राई करने के लिए आप केमिस्ट्री को जा सकते हैं कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो HCl को ड्राई करने के लिए यूज होता है। जो गैसेस को ड्राई करते हैं उसमें कैल्शियम क्लोराइड है एंड फास्फोरस ऑक्साइड। उसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड है CO या सिलिका जेल इज सूटेबल फॉर ड्राइंग अमोनिया गैस। ठीक है। अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए जो यूज होते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है या हमारे पास सिलिका जेल भी है। दिस इज बिकॉज क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद अमोनिया। वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम उसको अमोनिया को ड्राई करने के लिए उनको यूज नहीं कर सकते। देन हमारे पास है इम्प्योरिटीज इन द वाटर। पानी से रिलेटेड कुछ डिजीज होती हैं जो खराब पानी की वजह से होती हैं, हम उसको कह सकते हैं इम्प्योरिटीज इन वाटर या वाटर रिलेटेड डिजीज। देयर आर डिजीज दैट इन सम वे रिलेटेड टू वाटर या इम्प्योरिटीज इन द वाटर। पानी में जो कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं उसकी वजह से कुछ डिजीज होती हैं, उसको हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास है नॉन इन्फेक्शियस वाटर रिलेटेड डिजीज और दूसरे हमारे पास होते हैं इन्फेक्शियस वाटर रिलेटेड डिजीज। पहले हम देखते हैं कि इन्फेक्शियस वाटर रिलेटेड डिजीज कौन सी है। दीज आर द डिजीज विच आर ड्यू टू केमिकल कंटिमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई। जब पानी में कुछ केमिकल्स की आलूदगी की वजह से, उनकी कंटिमिनेशन की वजह से डिजीज होती है, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस वाटर डिजीज। केमिकल कंटिमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए वो खराब होता है, कुकिंग करने के लिए जो हमारी हेल्थ के ऊपर बैड तौर पर इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ केमिकल खास तौर पर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स जो ज़राअत में खादों वगैरह में होते हैं, वो कंटिमिनेट कर देते हैं हमारे पानी को एंड काज वजह बनते हैं मिथेन जो होती है लोबिनीमिया, एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं मेथोमोग्लोबिन इज ए फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन दैट कैरी ऑक्सीजन बट इज अनेबल टू रिलीज इट इफेक्टिव टू द बॉडी। H भी एक प्रोटीन है जिसमें हम कहते हैं हीमोग्लोबिन।
ठीक है। उसको अगर हम कहते हैं मैथो, ठीक है, मैथमोग्लोबिन, तो वो एक एचबी की फॉर्म होती है जिसमें ऑक्सीजन तो होती है, लेकिन वो उसको हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट करने के काबिल नहीं होती। ये डिजीज छोटे बच्चों में होती है, ठीक है। और क्यों होती है? पानी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स होने की वजह से होती है। केमिकल्स वो कौन से? नाइट्रेट्स, और उसके बाद है नाइट्राइट्स वगैरह। ये केमिकल्स पानी में मौजूद होते हैं, तो इनकी वजह से बीमारी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मिथमन, जो होती है लेबोनीमिया, जो कि एचबी हमारी बॉडी के अंदर जो होती है उसमें ऑक्सीजन होती तो है, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर सकती। और उसके बाद कुछ तरह के कैंसर, जिस तरह गैस्ट्रिक, स्टमक का, ब्लैडर का, ठीक है, ये भी गंदे पानी पीने की वजह से होते हैं। दूसरी इंफेक्शियस रिलेटेड वाटर डिजीज जो होती हैं, उसको हम फर्दर मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब उसमें कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास है वाटर बोर्न डिजीज। These arise from contamination of water supply from drinking and cooking by humans or animal feces and urine infected by pathogenic bacteria or virus। खराब पानी की सप्लाई जो हम पीने के लिए आती है या हम कुकिंग करते हैं, ठीक है, या एनिमल के जो फजलात वगैरह में होती है, उनके यूरिन में होती है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। पैथोजेनिक मीन जो बीमारियों की वजह बनते हैं, उसकी वजह से हमें वाटर बोर्न डिजीज होती है। उसकी एग्जाम्पल हमारे पास एक जो होते हैं कोलेरा की डिजीज एंड टाइफाइड फीवर वगैरह हो जाते हैं। वाटर वास्ट डिजीज कुछ होती हैं। दीज डिजीज रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग और पर्सनल हाइजीन। मीन वॉश करने के लिए, नहाने वगैरह के लिए, पर्सनल सफाई करने के लिए पानी ही नहीं होता। स्कार्सिटी एंड इनएसेसिबिलिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी मीन जहां पे खुश्क साली होती है, पानी नहीं होता, या इनएसेसिबिलिटी ऑफ वाटर मीन पानी की वहां पे एक्सेस नहीं होती, मेकिंग वॉशिंग एंड पर्सनल क्लीननेस डिफिकल्ट एंड इनफ्रीक्वेंट। तो वहां पे लोगों को वॉश करना, उनको अपनी पर्सनल सफाई करने के लिए पानी मुयसर नहीं होता, उनको मुश्किल होती है। एग्जाम्पल हो जाती है इसको, ऐसे डायरियल डिजीज होती है, कॉन्टीजियस स्किन आई इन्फेक्शन। लोगों को एक इंसान से दूसरे इंसान में जो बीमारी फैलती है उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। जब लोग, आप हाथ में लोग वॉश करेंगे, वॉशरूम जाएंगे, पानी नहीं होगा, अपनी सफाई नहीं करेंगे, वो दूसरे लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो इस तरह से ये डिजीज जो होती हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो जाती हैं। वाटर रिलेटेड इंसेक्ट वेक्टर डिजीज। दिस डिजीज जनरली रिजल्ट व्हेन दे आर पॉजिटिव इंसेक्ट वेक्टर यूज वाटर एज ए हैबिटेट। जब कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनका हैबिटेट ही पानी होता है, वो वहां पे पहुंच जाते हैं, उनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको हम कहते हैं इंसेक्ट वेक्टर डिजीज। इसकी एग्जांपल हमारे पास मलेरिया, डेंगू फीवर, जो कि मॉस्किटो, जो गंदे पानी में जो मच्छर वगैरह पाए जाते हैं उसकी वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की केमिकल और फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कौन सी है। वाटर हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो वाटर इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, एंड ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शफाफ होता है, एंड एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन नेचर। और नेचर में तीन तरह के स्टेट में पाया जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी को हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि पानी जो होता है वो पोलर होता है, ये डिजोल्व करता है लार्ज नंबर ऑफ पोलर एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंट को, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन जो हर एक चीज को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। सम सब्सटेंट लाइक सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर वेरी इजीली। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग जो अदर प्रॉपर्टीज हैं। प्योर वाटर एट सी लेवल बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जबकि वो फ्रीज होता है 0 सेंटीग्रेड के ऊपर। लेकिन एट हायर एलिवेशन, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे कम होता है, वाटर बॉयल टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जितनी हम बुलंद ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो पानी का बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वाटर की डेंसिटी क्या है। वाटर हैज ए ग्रेट हीट ऑफ, सॉरी, वाटर की डेंसिटी जो होती है पानी की, क्योंकि यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए इट एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर बिलो 40 सेंटीग्रेड। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम 4 सेंटीग्रेड, इसकी डेंसिटी भी डिक्रीज है। और आमतौर पर इसी यही वजह है कि पानी जो होता है वो बर्फ की सतह, बर्फ जो होती है वो पानी की सतह के ऊपर क्यों तैरती है? क्यों? क्योंकि पानी की जो बर्फ की डेंसिटी होती है, वो जो होती है पानी की निस्बत कम होती है। इट इज रीजन दैट आइस फ्लोट अपॉन द डेंसर लिक्विड वाटर। पानी की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी कम होती है, तो जिसकी वजह से फ्रोजन जो वाटर होता है वो
पानी की सतह के ऊपर तैरती है बर्फ। बर्फ हमारे पास फ्रीज फॉर्म में होती है ना, उसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी की सतह के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। उसके बाद हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर हैज ए हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट हेल्प एनिमल टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव बॉडी हीट ड्यूरिंग स्वेटनिंग। जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव हीट होती है वो सारी की सारी लॉस हो जाता है पानी की फॉर्म में। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री। जब हमें पानी का जो होती है टेम्परेचर ज्यादा करने के लिए जिस हीट एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। दिस प्रॉपर्टी हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन बॉडी इंटरनल टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रैपिड टेम्परेचर चेंज। अगर हमारे पानी से स्पेसिफिक, अगर हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक हीट ना हो जो पानी है उसके अंदर, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें पसीना नहीं आएगा। जब हमें पसीना नहीं आएगा तो जो एक्स्ट्रा हीट हमारी बॉडी के अंदर होगी तो वो बाहर नहीं आएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक हमें मुख्तलिफ डिजीज हो सकती है। सो नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फ्लोइंग आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जिसमें हमारे पास है थर्मल स्टेबिलिटी, रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहले नंबर पे हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शन थर्म सॉरी इसमें हमारे पास है थर्मल स्टेबिलिटी। वाटर इज थर्मली वेरी स्टेबल कंपाउंड। थर्मल मीन जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक स्टेबल कंपाउंड है। ओनली 1% ऑफ मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज इनटू कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, जब हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को 2000 सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करते हैं देन वो जाके डीकम्पोज होता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 3s सल्फर, जो कि नॉन मेटल है, पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। इस तरह H2O वाटर जब क्लोरीन के साथ एक्ट करता है H2S हाइड्रोजन सल्फेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे आएगा HCl, H2 + Cl2। जब पानी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, 2HCl बनेगा, प्लस साथ में ऑक्सीजन जो होते हैं वो एक रिमूव हो जाएगा, 2HCl + O आएगा इसकी जगह के ऊपर। ये आप करेक्ट कर लेना अपनी बुक में। उसके बाद है HOCl। ये जब होते हैं तो इसमें HCl अलहदा हो जाते हैं और O हमारे पास अलहदा हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद द मेटल। वाटर रिएक्ट विद द नंबर ऑफ मेटल बाय डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो मेटल है पानी का रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है। इस तरह मैग्नीशियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। वाटर व्हेन रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस एसिड। फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल में अब कौन सा, नॉन मेटल ऑक्साइड में हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन इसमें मेटल नहीं है, कार्बन यूज हुआ है। सो वाटर जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो H2CO3 सोडियम बाई कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाटर जब सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर के साथ एक्ट करता है या सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ एक्ट करता है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। मेटल ऑक्साइड के साथ जब पानी एक्ट करता है तो बेस बनती है। फॉर एग्जाम्पल NO2 सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मेटल है ना, तो ऑक्साइड जब वाटर के साथ एक्ट करता है तो 2NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस तरह CO कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है वाटर हार्ड फॉर्म भी होती है, सॉफ्ट भी होती है। हार्ड वाटर वो होता है जो कि हम जब सोप वगैरह के साथ यूज करते हैं तो वो झाग नहीं बनाता, बल्कि उसको या लिटर झाग बनाता है, बहुत कम हद तक उसमें डिजॉल्व होता है, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर की वजह से जब हम सोप यूज करते हैं तो सोप से सही तरह से सफाई नहीं होती है। हार्ड वाटर कंटेन बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये लाइन आपके एमसीक्यू भी आ सकता है कि हार्ड वाटर में क्या क्या चीजें होती हैं। बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड होते हैं, देन सल्फाइड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वगैरह होती हैं। उसके बाद है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जो होती है वो सोप के साथ दैट प्रोड्यूस लेदर मीन झाग प्रोड्यूस करते विद सोप, इसीलिए हम उसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर नॉट इफेक्ट क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप के क्लीनिंग एक्शन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता।
टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर हमारे पास दो तरह का होता है, एक को हम कहेंगे टेम्परेरी और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्परेरी हार्ड वाटर में जो बाइकार्बोनेट होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, उसको हम कहते हैं टेम्परेरी हार्ड वाटर। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जब ये वाटर के अंदर होते हैं उसकी प्रोगनन होती है, मैग्नीशियम अक्सर अलहदा हो जाते हैं और बाइकार्बोनेट्स आयन अलहदा हो जाते हैं। उसके बाद जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, जब हम उसको हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड अलहदा हो जाते हैं, कैल्शियम के आयन और बाइकार्बोनेट सेपरेट हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट क्यों? क्योंकि वो सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, और मुख्तलिफ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। परमानेंट हार्ड वाटर वो होता है जो कि जिसमें क्लोराइड एंड सल्फाइड होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम्स के, या दोनों के, उसको हम परमानेंट वाटर कहते हैं, जिसमें हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, और उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, ये पानी के अंदर जो होती हैं सॉल्युबल होते हैं और मुख्तलिफ आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को हम मुख्तलिफ मेथड से रिमूव भी कर सकते हैं। एक हमारे पास है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में क्या होता है कि उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में ऐड करते हैं तो उनमें एक रिएक्शन होता है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं बाय फिल्ट्रेशन, इसको हम कहते हैं क्लार्क मेथड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हम ऐड करते हैं, पानी में वो मौजूद है, साथ में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट्स बनेंगे जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। इस तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में हम जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है वो इनसोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, वो साइड पे हो जाएंगे, तो वाटर हमारे पास फिल्टर हो जाए। उसके बाद हमारे पास है आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें भी हमारे पास जो होती हैं जियोलाइट्स बनते हैं जिसको हम आयन एक्सचेंजर कहते हैं। सोडियम जियोलाइट जब हम पानी की पाइप में से गुजारते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम या मैग्नीशियम जियोलाइट के अंदर, जो कि पानी के अंदर इंसोलेबल है और पानी हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। कैल्शियम आयंस जब सोडियम जियोलाइट के साथ ऐड करते हैं तो कैल्शियम जियोलाइट बनते हैं जो पानी के साथ इंसोलेबल है, वो हम सेपरेट कर लेंगे। इस तरह मैग्नीशियम आयंस जब सोडियम जियोलाइट के साथ ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम जियोलाइट बनेंगे जिसको हम सेपरेट कर लेंगे। लेकिन जो हार्ड वाटर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डोमेस्टिक पर्पज में जब हम यूज करते हैं तो क्लीनिंग ऑफ सोप के ऊपर इफेक्ट करता है, वॉशिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्स होती है। इंडस्ट्रियल में भी इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। हार्ड वाटर की वजह से जो हमारी मशीनरी है वो उसमें स्केलिंग आ जाती है। स्केलिंग मीन जंग लग जाता है, अंदर लोहे की चीजें जो होती हैं वो खारे पानी की वजह से खराब होना शुरू हो जाती हैं। और इस तरह मुख्तलिफ जो टर्बाइंस वगैरह हमारे पाइप होते हैं, हमारे हीट एक्सचेंजर होते हैं, पाइप सारे के सारे वो खराब हो जाते हैं, हमें बार बार चेंज करने पड़ते हैं। हमारी हेल्थ के ऊपर हार्ड वाटर का इफेक्ट भी होता है, बैड इफेक्ट होता है, स्टमक डिसऑर्डर्स हो जाती हैं अगर हम लॉन्ग टाइम तक हार्ड वाटर को यूज करते रहें। स्पेशली हार्ड वाटर जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो हमारे स्टमक को परमानेंट तौर पर वीक कर देता है, तो हमारा स्टमक खराब रहता है। ये हमारे पास था वाटर का चैप्टर, ठीक है, कल आप लोगों ने पढ़ के आना है, तो ये मैंने आप लोगों से सुनना है। अल्लाह हाफिज।